Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ICAR के लिए जो आपका सोशल साइंस में डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ MCQs हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। कल मैंने आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस प्लस बहुत सारी एक्सप्लेनेशन करा दी थी। अभी हम 31 और करेंगे, 51 टोटल MCQs करा रहा हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड टाइम पे मैं वो कराने लग रहा हूँ आपको, सो दैट जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं। बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप 9th 10th की डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो हो ही गया है। 20th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड। तो ये रहा अपना आज का पहला क्वेश्चन कि द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड। तो जो अर्थक्वेक वेव्स को जो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है या रिकॉर्ड करता है उसे क्या बोला जाता है? ये आपका सीज्मोग्राफ होता है, क्योंकि जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सीज्मिक वेव्स बोलते हैं और उनको मेजर करने का काम सीज्मोग्राफ करता है। अच्छा, क्लाइमोग्राफ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या करता है कि क्लाइमेट आपका ये बेसिकली ऑब्जर्व करता है। दो फैक्टर को ये मेजर कर रहा होता है कि आपका एक तो एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है एक मंथ का, ठीक है। तो मंथली एवरेज टेम्परेचर और आपका प्रेसिपिटेशन किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का कितना कितना रहा है वो मेजर करने का काम क्लाइमोग्राफ करता है। याद रखना, मंथली प्रेसिपिटेशन और मंथली एवरेज टेम्परेचर, ठीक। चलो अब आपका हाइथर ग्राफ की बात करेंगे। तो ये भी आपका मेटेरोलॉजिकल आपका मेजरमेंट्स करने के लिए यूज किया जाता है और बेसिकली इसमें आपका टेम्परेचर वर्सेस ह्यूमिडिटी या फिर प्रेसिपिटेशन का एक ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा ये आपका क्लाइमेटोग्राफ जैसा होता है, लेकिन इसमें दो फैक्टर अलग अलग हैं। इसमें आपका इसका वर्सेस में एक ग्राफ सा बना रहे होते हैं, ठीक है। 22 वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। आई नो आपके पास टाइम नहीं है तो हम चीज़ों को जल्दी जल्दी ही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीस्मिक वेव। तो यहाँ पे कौन सी एक सीस्मिक वेव है? सुनामी, हरिकेन, एल नीनो या फिर आपका टाइफून, बताइए। तो ऑप्शंस में आपके पास में सुनामी, ये तो ये जो अरे यार, ये जो सुनामी है, ठीक है। सुनामी का मतलब क्या होता है? सुनामी कैसे आती है? जब आपका ओशियन के अंदर अर्थक्वेक आए, ठीक है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए तो इससे क्या होता है? सीस्मिक वेव डेवलप होती है। तो सुनामी से रिलेटेड कौन हो जाएगा? सीस्मिक वेव, या फिर सीस्मिक वेव से सुनामी रिलेटेड होता है। हरिकेन और टाइफून कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना। अल नीनो क्या है कि एक ये आप क्लाइमेट चेंज कह लो इसको, ठीक है। ये क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। कहाँ पे होता है? पैसिफिक ओशियन में होता है, ठीक है। प्रशांत भू महासागर बोलते हैं जिसको, पैसिफिक ओशियन में होता है। और इससे जो सरफेस वाटर होता है वो आपका अपने आप अनयूजुअली गर्म हो जाता है। पूरा ऊपर का सरफेस वाटर है, ठीक है। इसको इस क्लाइमेट चेंज को अल्नीनो बोला जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 23rd वाला देखो। डीडीएमए इज हेडेड बाई। डीडीएमए का सबसे पहले तो भाई फुल फॉर्म बताओ। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, आपने देखा होगा जब ये पेंडेमिक आया कोरोना वायरस, तो यहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जो आपकी गाइडलाइन जारी कर सकता था वो कौन था? डीएम था ना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था, बिकॉज वो हेड होता है डीडीएमए का, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे कि आपका जो एनएमडीए के हेड हैं वो कौन है? पीएम है। ऐसे ही इसके कौन होते हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी जिले से रिलेटेड कोई समस्या आ गई एकदम से, तो उसके ऊपर निर्णय कौन लेगा? डीएम लेगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं कर्फ्यू अकेले डीएम लगा देता था ना। तो इसका रीजन यही है। हर चीज आप देखते रहते हो, उन चीजों को समझा भी करो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ड्रॉट। जो आपका सूखा होता है वो क्या होता है? तो नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस पीरियड। हैवी रेनफॉल का तो मतलब ही नहीं है, सूखा पड़ गया। मॉडरेट रेनफॉल कोई मतलब नहीं है। नन ऑफ द अबव कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो यार, इसमें क्या पूछा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। अब देखो जियोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है, यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जियोलॉजिकल डिजास्टर, जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपका कोई एक ऐसी जियोलॉजिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जान माल का हानि हो जाए। और वो जो जियोलॉजिकल कंडीशन पैदा हुई है वो किसी आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन से पैदा हो, या फिर कोई आपका बहुत लंबी जियोलॉजिकल प्रोसेस चली आ रही हो। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका ये अरे यार देखो क्या हो गया, आपका ये सुनामी हो गया। सुनामी कैसे आता है? जो आपका अर्थक्वेक वगैरह आया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो काफी टाइम से चल रही है, तो उसका रिजल्ट होता है। यानी कि आपका जियोलॉजिकल डिजास्टर क्या हो जाएगा? सुनामी। फ्लड क्यों नहीं है? फ्लड तो आपका एकदम से बारिश हुई और इसमें कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो आपका वाइल्ड फायर में कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, स्टॉर्म सर्ज में भी नहीं होती, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सुनामी हो जाएगा। पता होना चाहिए जियोलॉजिकल डिजास्टर किसे कहा जाता है, ठीक।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई, जो आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब देखो इसे कौन हेड करेगा, जब आपका जो नेशनल वाला है उसे पीएम हेड कर रहे हैं तो इसको सीएम हेड करेंगे, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाई, फ्लड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन करके, फॉरेस्ट को काट के, लैंड की टिलिंग करके, रिमूव करके टॉप सॉइल को। तो भाई जब अफॉरेस्टेशन आप ज़्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी बंधी रहेगी और जो पानी आ रहा है उसको ये यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस करेंगे, जो पेड़ होते हैं वो रेजिस्टेंस करेंगे या फिर आपका विरोध करेंगे उस पानी का, तो पानी कहीं ना कहीं इतने फ्लो से सिटी के अंदर नहीं आ पाएगा। तो अफॉरेस्टेशन का यहाँ पे हेल्प ली जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हरिकेन्स कहाँ पे कॉमन है, अब बताओ, मैंने हरिकेन के बारे में कल बताया था ना, तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होंगे हरिकेन? तो ये आपके यूएसए में ही कॉमन होंगे ना, क्योंकि मैंने आपको, अब चलो कमेंट करके बताओ हरिकेन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये किस वजह से होते हैं हरिकेन्स, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हर चीज़ जुड़ी हुई है यार, अगर आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो ना तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। द मोस्ट काम पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, यानी कि जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ना, इसका सबसे ज़्यादा काम हिस्सा, यानी कि ये बोला जाता है कि अगर आप किसी साइक्लोन में फंस जाओ तो इसके जो बीच में एक बंदा बैठा होगा ना उसको कुछ नहीं होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा शांत हिस्सा कौन सा होता है? तो ये होता है आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या बोला जाता है? आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा काम पार्ट होता है। याद रख लेना इतनी सी बात, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया सुनामी वार्निंग स्टेशन इज लोकेटेड एट, अब इंटरनेशनल सुनामी वाला कहाँ पे था ये बताओ जरा फटाफट से। इंडिया का कहाँ पे है? तो इंडिया का है हैदराबाद में, ठीक है। याद रखना इंडिया का जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो कहाँ पे, हैदराबाद में आपका सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें खास है भी नहीं। 31 वाला देखो, सीज्मिक वेव्स कॉज डिजास्टर नेम्ड एज, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, सीज्मिक वेव से क्या आता है, सुनामी आती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 32, क्या पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है, रोलिंग इफेक्ट अलोंग द अर्थ सरफेस अफेक्ट प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ एन अर्थक्वेक। यानी कि रोलिंग इफेक्ट जो आपका अर्थ के सरफेस इफेक्ट के साथ आता है वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करता है किसी भी अर्थक्वेक में। देखो जब एक अर्थक्वेक आता है ना तो मेजर 3 वेव प्रोड्यूस होती हैं, एक होता है एल, एक होती है पी, एक होती है एस। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी वेव बोलते हैं। एस को सेकेंडरी वेव बोलते हैं और एल होती है एक्चुअली आपकी लव वेव, ठीक है। इसको लव वेव मोशन बोला जाता है। खैर सेकेंडरी वेव तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बस ये दोनों है, तो याद रखिएगा प्राइम। अब देखो जैसे कि एक सीज्मोग्राफ होता है, सीज्मोग्राफ क्या करता है, आपका सीज्मिक वेव को किसी भी अर्थक्वेक के टाइम मेजर कर रहा होता है। तो इस सीज्मोग्राफ के ऊपर जो सबसे पहली वेव गिरती है ना वो प्राइमरी वेव गिरती है। इस प्राइमरी वेव का मतलब क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है। सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है कि सीधा जिस डायरेक्शन से वेव आ रही है उसी डायरेक्शन की में इसकी सेम डायरेक्शन होती है, ठीक। जबकि जो सेकेंडरी वेव होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। कैसी होती है ये आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है कि डायरेक्शन अगर आपकी वेव की ये है तो आपकी जो सेकेंडरी वेव है उनकी वो इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ऐसी ऐसी होती है ये, क्लियर है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एस वेव। लेकिन आप पी वेव के बारे में याद रखिएगा, ये प्राइमरी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। एस वेव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आती है इतनी सी बात क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर होनोलुलु, बता चुका हूँ इसके बारे में सारी बातें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब देखो ये मैंने कल आपको बताया था इसके हेड कौन है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया किसके अंडर आती है, तो एमएचए के अंडर कराया था, ये चीज़ मैंने आपको अलग से बताई थी। अगले क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हरिकेन्स आर कॉमन, देखो हरिकेन के ऊपर फिर से वो क्वेश्चन आ गया। हरिकेन कहाँ पे कॉमन है, तो यूएसए में, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द काम पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। यार ये क्या कर दिया इन्होंने, क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं, इसका आंसर तो आ ही हो जाएगा, रुको जरा एक सेकंड। तो ये देखो यहाँ पे अब इसमें क्या है, आपका सुनामी वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट किया है या फिर कहाँ से डिराइव किया गया है। तो एक जापानीज वर्ड है सुनामी, याद रखना, जिसमें कि सू का नाम क्या होता है, हार्बर होता है, ठीक है। हार्बर होता है और आपका नामी का मतलब होता है वेव्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका सुनामी वर्ड कहाँ से आया, जापान से आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर टू द सिविल वॉर। देखो यहाँ पे आपके वॉर दो टाइप के होते हैं। एक वॉर में क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रही है। दूसरा वॉर में क्या होता है कि कंट्री के अंदर ही लड़ाई चलने लग रही है, लोग ही लड़ रहे हैं, ठीक है। तो सिविल वॉर का एग्जाम्पल कौन सा है, कारगिल वॉर क्या सिविल वॉर था? नहीं था। वर्ल्ड वॉर टू था? नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन था? नहीं था। वर्ल्ड वॉर टू को चलो ये मैंने पढ़ा रखा है। वर्ल्ड वॉर टू में किसके कौन सी 3 कंट्री और किस कंट्रीज के बीच में लड़ाई हुई थी। वर्ल्ड वॉर वन में कब कब लड़ाई हुई थी और वर्ल्ड वॉर वन में यूएसए ने कब एंट्री करी थी, ये भी बताओ, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया का वॉर, ठीक है। सीरिया का जो वॉर है वो कैसा है,
आपका एक सिविल वॉर है। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखो, यूक्रेन पे अभी हमला कर दिया किसने? रशिया ने। तो थोड़ा पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन, अरे यार देखो, विच फाइंड द फॉलोइंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हैजार्ड। वाइल्ड लाइफ हैजार्ड का एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सा है? वोल्केनिक इरप्शन है, अल नीनो है, या फिर वोल्केनिक लाइटनिंग एंड थंडरिंग है? तो हाँ जी, वोल्केनिक इरप्शन है। अल नीनो के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए फटाफट से। तो ये था आपका जो ओशियन का सरफेस वाटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब जब ये वाटर गर्म होता है ना, तो यार ये अल्टीमेटली लीड करता है, कहीं कहीं पे फ्लड आ जाता है, कहीं पे सूखा आ जाता है कुछ कंट्रीज में। याद रखना, ये जो अब चीज़ लिखा रहा हूँ, आपका जो अल नीनो है, इससे फ्लड भी आते हैं, इससे सूखा भी पड़ता है, और इससे यहाँ पे आपके फायर भी आ जाती है, ठीक है, आग भी लगती है। जो बुश फायर होती है ना, वाइल्ड फायर होती है, वो भी अल नीनो की वजह से इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। तीनों, फ्लड भी, ड्राफ्ट भी यानी कि सूखा भी, और आपका वाइल्ड फायर भी। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 41st। देखो, इन नॉर्थ अमेरिका बुश फायर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि बुश फायर को नॉर्थ अमेरिका में क्या बोला जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड फायर इसको बोलते हैं, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? वाइल्ड फायर, ठीक है। तो बुश फायर ही वाइल्ड फायर बोलते हैं, और बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है वाइल्ड फायर। द टू एटम बॉम्ब इन वर्ल्ड वॉर टू हैव बीन ड्रॉप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज? हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान में। पता है ना, एक फैटमैन एक लिटिल बॉय, दोनों के बारे में मैंने आपको बता रखा है क्या क्या खासियत थी वर्ल्ड वॉर वन की, जो कहानी मैं आपको बता रहा था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर अ टेररिस्ट अटैक वाज मेड ऑन द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूएसए? यूएसए का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उस पर हमला कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2001 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी चीज़ें करा रहा हूँ यार, बिकॉज टाइम की वैल्यू आपको भी होनी चाहिए, मुझे तो पता ही है। खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच डायरेक्शन ऑफ द विंड ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लोज इन द नदर्न हेमीस्फेयर? किस टाइप की जो विंड है, टाइप नहीं, डायरेक्शन है ना, तो कौन से डायरेक्शन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड है वो फ्लो करती है नदर्न हेमीस्फेयर में? देखो, कहाँ की बात हो रही है? नदर्न की, यानी कि ये है तो आपका ऊपर वाला जो नदर्न हेमीस्फेयर है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें साइक्लोन की विंड ऐसे स्पाइरल फॉर्म में जाती है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है, यानी कि क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। इतना सा याद रखना है इसके बारे में जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, नहीं तो बहुत डीप चली जाती हैं इसमें चीज़ें। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 45th वाला। देखो, अ डीप बर्न डिस्ट्रॉयज ऑल ऑल लेयर्स ऑफ स्किन टर्म्ड एज। तो जो एक डीप बर्न होता है वो हर स्किन की हर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसको क्या बोला जाता है? कौन से टाइप का ये बर्न होता है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, या फिर आपका थर्ड डिग्री, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब सारी ही लेयर खत्म हो गई तो थर्ड डिग्री बर्न ये आपका कहलाता है, ठीक। टाइप्स ऑफ बर्न नहीं है, आप अगर 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द आईएमडी, अब मैंने आपको बताया था कल आईएमडी के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके हिसाब से जो विंड आपकी किस स्पीड पे फ्लो करनी चाहिए जिससे कि एक स्टॉर्म को आप सुपर साइक्लोन बोल सको, तो इसका राइट आंसर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा विंड आपकी बहनी चाहिए, तब आप उस स्टॉर्म को क्या बोल दोगे? सुपर साइक्लोन बोल दोगे, अकॉर्डिंग टू ये आईएमडी है। अच्छा, आईएमडी के बारे में दो तीन बातें देख लो। और मैंने शायद आपको कल बता भी रखा था कि ये आपका 1875 में बना, मौसम मौसम भवन लोधी रोड पे इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, तो आई थिंक ये मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे ही आते हैं, 47 वाला क्वेश्चन। देखो, द एक्सट्रीम रिस्क जोन ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन इज, यानी कि जब आपका एक वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरे वाला एरिया होता है वो कौन सा होता है? तो एट अ डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स, याद रखना, सबसे ज़्यादा रिस्क जोन का एरिया है ये ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लो ऑफ वोल्केनिक मड, यानी कि जो आपका वोल्केनिक मड आती है उसे क्या बोला जाता है? उसका जो फ्लो है ना, फ्लो को क्या बोला जाता है? तो ये आप याद रखना। अरे यार ये देखो, सॉरी यार, ये थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही होगी बीच में, पता नहीं थ्रोट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा आई थिंक कफ है क्या है। तो वोल्केनिक मड को बोला जाता है लहर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? लहर्स बोलते हैं। अब ये मैग्मा और लावा क्या है ये समझना। मैग्मा क्या होता है? ये आपका मॉल्टन रॉक होती है, जो आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसमें जो मॉल्टन रॉक निकली उसे मैग्मा बोलते हैं। और जो आपका मॉल्टन लिक्विड होता है, ठीक है, जो मॉल्टन लिक्विड होता है उसे लावा बोला जाता है। ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ पे रहता है। ये क्या होता है? सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है। और ये जो होता है आपका विनिथ द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे होता है। लिख लेना आगे, बिनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैग्मा हो गया, लावा हो गया। अच्छा, अब लावा का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1300 से 2400 डिग्री, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो लावा का होता है, ठीक है।
और सॉरी आपका मैग्मा का होता है, और लावा का जो टेम्परेचर होता है वो इसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है, 1300 से 2200 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा याद रख लेना माइंड में। और ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज, इंडिया का जो इकलौता एक्टिव वोल्केनो है वो सिर्फ एक ही है इंडिया में, कौन सा है बताओ? वोल्केनो बारातंग है, बैरन आइलैंड वोल्केनो है, वोल्केनो इटना है, या फिर नन ऑफ द एबव? क्या होगा इसका राइट आंसर? आई होप आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव बैरन आइलैंड वोल्केनो, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, और ये जो ऊपर दिख रहा है ना वोल्केनो बैराटंग, ये जो है इंडिया का इकलौता मड आइलैंड है। ठीक है, क्या है? इकलौता मड वोल्केनो। ठीक है, तो याद रखना इंडिया का इकलौता मड वोल्केनो कौन सा है? बैराटैंग। एक्टिव वोल्केनो है आपका बैरन आइलैंड, और वोल्केनो इटना ये कहाँ पे है? तो ये सिसिली इटली में है। सिसिली करके जगह है इटली की, वहाँ पे है ये, और ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माना जाता है वर्ल्ड का। क्लियर है? याद रखना ये सारी चीज़ें। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 50th क्वेश्चन देखो, इंडिया टोटल फ्लड प्रोन एरिया, इंडिया का जो फ्लड प्रोन एरिया है ना वो कितना है आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो फ्लड प्रोन एरिया और दूसरा साइक्लोन प्रोन एरिया, ये दो क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपका फ्लड प्रोन एरिया हो जाएगा 12% का। ठीक है, इस 12% में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? कई बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है, तो इसमें आपका आ जाएगा हरियाणा का एरिया, जहाँ पे आपका जो बाढ़ है, फ्लड है, वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिलता है। देन आपका असम हो गया, मणिपुर का एरिया हो गया वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, असम, मणिपुर, देन त्रिपुरा, उड़ीसा। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, उड़ीसा हो गया, और यहाँ पे आपका ये वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड देखने को मिलता है, और अगर इनको मिला के देखा जाए तो 12% जो है आपका एरिया इंडिया का वो फ्लड प्रोन है, यानी कि यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, वही पूछ लिया इन्होंने, साइक्लोन प्रोन एरिया कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर सबसे पहले तो आपका 8% हो जाएगा, कि 8% एरिया जो है वहाँ पे हमें साइक्लोन देखने को मिलता है। और ज़्यादातर साइक्लोन कहाँ से आता है आपका? वे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से, या फिर आपका अरेबियन सी से। ठीक है, अरेबियन सी से। और इन दोनों में आपका एक तो गुजरात का कोस्ट हो गया। ठीक है, गुजरात का कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र का। ठीक है, और फिर दूसरा अपना यहाँ पे आंध्र प्रदेश का साइड हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ इन इन एरियाज़ में जो है साइक्लोन वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और कौन से मंथ में, ये भी आपको पता होना चाहिए, मई से जून के बीच में आता है साइक्लोन, या फिर आपका सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। ठीक, ये आपके दो टाइम पीरियड है जब हमें साइक्लोन देखने को मिलता है इंडिया में। क्लियर है? समझ में आती है इतनी सारी बातें? यहाँ पे आपके ये 51 क्वेश्चन हो गए हैं। अब दो चार और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेना। ठीक है, सबसे पहला, कोरोना वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? पता है सबको, चाइना से हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली इसमें आपकी बात है नहीं। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी वेव्स हैं जो कि आपका सन, मून और अर्थ, सन, मून और अर्थ, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, या फिर इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से आपकी उत्पन्न होती है, तो वो है आपकी टाइडल वेव्स। ठीक है, जो टाइड्स आते हैं ना वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, जो आपका सन, मून और अर्थ के बीच में होता है। ये आप याद रखोगे हमेशा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, या एनडी को नेचुरल डिज़ास्टर लिख लेना, रिडक्शन। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका हर साल 13 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। और ये 1989 में स्टार्ट किया गया था, जब यूएनजीए ने, यानी कि जो यूएन जनरल असेंबली है, इसने मनाना स्टार्ट किया इसको। ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर 1989, और यूएनजीए ने इसको स्टार्ट किया है। कलर चेंज करता हूँ, एक तो पेन पता नहीं कहाँ भाग रहा है। अब ये चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे है जगह अपने पास, देखते हैं और बातें। ये हो गया आपका। और क्या याद रखोगे यार? हाँ, एक होती है आपकी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी एक होती है। इस कमेटी के हेड कौन होते हैं ये पूछा जाएगा, तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं,
कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं, एनडीएमए के आपके वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं एनसीएमसी के कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। क्लियर है। अगले वाले एक पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसकी वजह से आपका 63,40,000 लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ गया था। तो वो कौन से ईयर में आया था? याद रखना 1990 में आया था वो साइक्लोन, ठीक है, जब आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा हिट किया था इसने। और ये बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट किया था, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट किया था इसने? बे ऑफ बंगाल से इस साइक्लोन ने यहाँ पे ओरिजिनेट किया था और आंध्र प्रदेश के ऊपर पूरी तबाही मचा के रख दी थी, ठीक है। इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ गया। याद रखोगे इतनी सी चीज़ें, ठीक है। और क्या फैक्ट याद रखोगे यार? देखो यार, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी चीज़ों को बता दूँ। अभी 20 मिनट से हुए हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें करा दी हैं। अब एक क्वेश्चन यार ये बनता है कि कितनी एक्टिविटीज़ हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कितनी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला, देखो तो आपका ये पहला हो जाता है इक्विटी ऑफ असिस्टेंस, ठीक है, इक्विटी ऑफ असिस्टेंस। दूसरा हो जाता है आपका लॉस मैनेजमेंट। क्लियर है? क्या होता है लॉस मैनेजमेंट? ये क्वेश्चन आपको या तो सीधा बोलेगा कितनी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप बोल दोगे 6 होती हैं, या तो आपसे ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिविटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तब आप टिक करके आ जाओगे, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा आता है आपका, तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, लिख लेना आगे रिस्क मैनेजमेंट। देन आता है आपका कंट्रोल ऑफ इवेंट्स। कंट्रोल ऑफ इवेंट्स यानी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको कंट्रोल करना जितना हो सकता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, क्या होता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट और इम्पैक्ट रिडक्शन। तो ये हो गया। फिर आपका एक लास्ट होता है इमरजेंसी ट्रेनिंग। ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आती हैं? आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। चलो, अब आपसे अगर पूछा जाए कि कितने स्टेज होते हैं, ये क्या है? एक्टिविटीज है, ध्यान देना मैंने क्या बोला है, 6 होती हैं एक्टिविटीज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेज कितने होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो भैया स्टेज होते हैं आपके 5, ठीक है। कितने होते हैं? 5 स्टेज होते हैं। और इसे याद आप ऐसे रख सकते हो कि 3 P होते हैं, 2 R होते हैं। इन 3 P का मतलब समझो क्या होता है। इसमें आपका प्लानिंग आ जाता है। प्लानिंग यानी कि आप इसको प्लान कैसे कर रहे हो। फिर आता है आपका प्रिवेंशन, प्लानिंग, प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, आप किस तरीके से प्रिपेयर्ड हो, तो आपकी जो प्रिपेयर्डनेस है। ये 3 P हो गए स्टेजेस, 3 स्टेज हो गए आपके ये। बाकी के 2 स्टेजेस आते हैं आपके यहाँ से 2R से, जिसमें से कि आपका एक तो हो जाता है रिकवरी। देखो, एक हो जाता है आपका रिकवरी और एक हो जाता है आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपके 5 क्या हैं? स्टेजेस हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, याद रखना इस चीज को। क्लियर है? और सीस्मोग्राफ का डेवलपमेंट किसने किया? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीस्मोग्राफ को किसने बनाया, सीस्मोग्राफ को किसने बनाया, ठीक है। तो ये बनाया आपका, या फिर आपसे ये भी एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न सीस्मोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न सीस्मोलॉजी। अब लिख लेना उसे, ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका R.D. ओल्डहैम, ठीक है, R.D. ओल्डहैम। और इनके साथ में थे जॉन मिल्न। इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया था? सीस्मोग्राफ बनाया था। एंड इन दोनों को आप फादर ऑफ मॉडर्न सीस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हो। इवन इनको जॉन मिल्न का जो निकनेम था वो था अर्थक्वेक मिल्न, ठीक है ना। क्या नाम था? अर्थक्वेक मिल्न। क्या लिख रहा हूँ यार, अर्थक्वेक लिख देना यहाँ पे, ये क्वेक हो गया, ठीक है। अर्थक्वेक मिल्न इनका नाम था। क्लियर है? और अब और क्या चीज़ होगी भाई? हाँ, एक आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है, ये आई होप कई बच्चों को पता भी होगा। रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर क्या है? ये पैसिफिक ओशियन का एक एरिया है, ठीक है। कहाँ पे है आपका? पैसिफिक ओशियन में। पहली बात, रिंग ऑफ फायर कहाँ? पैसिफिक ओशियन में। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ज़्यादा इसमें आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्यों बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इस एरिया में ना पर्टिकुलरली वर्ल्ड के 90% जो वोल्केनो हैं वो प्रेजेंट है, इसलिए इस एरिया को हमने बोल दिया रिंग ऑफ फायर। खैर यार, और क्या याद रखोगे?
हाँ, मैंने आपको सुनामी वाला करा दिया ना। देखो, सुनामी वाला एक करा दिया कि सुनामी में आपका डिटेक्शन के लिए कौन से गॉज का यूज किया जाता है। आई थिंक नहीं कराया है, नहीं कराया है ना। तो एक बार लिख लो कि जब भी सुनामी को डिटेक्ट करना है, सुनामी को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो किसका यूज करते हैं हम? कोस्टल टाइडल गॉजेस का, कोस्टल टाइडल गॉजेस का यूज करते हैं। और ये जो गॉजेस हैं, जिस भी एरिया में आपकी सुनामी आने वाली है या फिर जो सी शोर है यानी कि जो आपका समुद्र का किनारा है, इससे 50 किलोमीटर दूर इन्हें लगाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना कोस्टल टाइडल गॉजेस को। तो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। आई होप मैंने सारी चीज़ें समझा भी दी हैं, आपको याद भी हो गई होंगी। तो एंड करता हूँ सेशन को फिलहाल यहीं पे, और आप लोग बढ़िया से मेहनत करो यार, और टाइम मिलता है तो एनसीईआरटीज़ को पढ़ के जाना पूरा अच्छे से। एंड करूँगा सेशन को वहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।